नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। मनरेगा को लेकर के कांग्रेस अड़ गई है कि मनरेगा जो है केवल गांधी का नाम बदलना नहीं है, बल्कि जो अधिकार दिए गए थे, नागरिकों को अधिकार मिले थे, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिली थी, उस मजबूती को बीजेपी ने खत्म किया है। लेकिन दूसरी तरफ जाकर के बोल रहे हैं असम जाकर के प्रधानमंत्री कि ये जो पाकिस्तान बनाना चाहती थी कांग्रेस, साजिश रच रही थी कांग्रेस पाकिस्तान बनाने की, मतलब आसाम को दे देना था पाकिस्तान को। तो अगर ये साजिश रच रही थी कांग्रेस, उस समय नेहरू, गांधी, पटेल सब साजिश रच रहे थे, तो कौन आरएसएस वाले बचा रहे थे? क्या आरएसएस वालों की लड़ाई की वजह से आसाम रह गया हिंदुस्तान में क्या? सभी को नमस्कार, विनय भाई को नमस्कार और आउटसाइड पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस तो पूरे भारत को ही पाकिस्तान बनाना चाहती थी। इनको कहते से बात ये करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो ये भी चाहती थी कि किसी भी प्रकार, किसी भी कीमत पर देश न बटे। ये तो जिन्ना ने हिम्मत नहीं की कि पूरे भारत को ले ले। ये तो कांग्रेस चाहती थी, गांधी जी भी चाहते थे। अब इनके कहने का क्या अर्थ है? ये जो कहते हैं कि आसाम उसको देना चाहती थी, कश्मीर लेना है, गुजरात किसको देना चाहती थी कांग्रेस? जूनागढ़ और तमाम इलाके, ये भी तो बताते चले। ये इस तरह की बातें एक सरकार के बारे में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कट और कमीशन की सरकार चल रही है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है, अभी तो शुरुआत है, आगे क्या क्या चलेगा। तो इनकी बात का क्या है? देखिए, सोनिया गांधी की भाषा को आप ध्यान दीजिए। क्या कहा उन्होंने? कहा कि मनरेगा को बनाने में कांग्रेस की भूमिका थी। ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने इसे लाया था। और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाजारवादी अर्थनीति के अनुकूल मनरेगा का सिद्धांत नहीं था, और वे इस बात पर सहमत नहीं थे कि मनरेगा जैसा कोई स्कीम आए। तो बिल्कुल खफा थे। लेकिन ये एनएससी से उभरा था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से उभरा था। पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जादरा इसके पायोनियर थे। उन्होंने इस बात को रखा कि इसको इस ढंग से किया जाना चाहिए, और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी एक्ट योजना के तहत इसका विकास हुआ। और ये इसलिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बाजारवादी नीति के जो खतरे थे, उसके जोखिम जो थे, और उसके तरफ जो है सो लेफ्ट पार्टियों ने, और खास करके लालू प्रसाद यादव जी ने भी, जो समर्थक थे, उन्होंने इस बात की चिंता जाहिर की थी कि डॉक्टर साहब कहीं उधर न ले जाएंगे इसको। सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया था और ये कहा था। क्या है इसके मूल में? क्या है इसके मूल में? मनरेगा को जब हम समझते हैं कि मनरेगा असल में है क्या, तकनीकी रूप से, अर्थशास्त्रीय रूप से मनरेगा का स्वरूप क्या है? देखिए, हम लोग चर्चा कर चुके हैं अपने चैनल पर भी और अन्यत्र भी। मैं कह रहा हूं कि 1764 में देश पर बहुत ही जबरदस्त अकाल पड़ा था। 1757 में कंपनी का राज यहाँ लगभग स्थापित हो गया था। तो अवध के इलाके में 1764 में बहुत जबरदस्त अकाल की स्थिति थी। तो उस अकाल से निपटने के लिए वहां के जो असदुल्ला खां थे, उन्होंने ये क्या कि वो बनाया नियम कि आप उस दिन दिखा भी रहे थे अपने प्रोग्राम में। एक दिन बड़े इमाम बाड़ा का एक वीडियो दिखा रहे थे जी, तो वो दिखा भी रहे थे बड़े इमाम बाड़ा का आपने। तो वो उन्होंने बनाया, और वहां से उन्होंने उसकी जो थ्योरी निकाली, उसको किन्स ने जो थ्योरी निकाली उस समय में, तो उन्होंने उनकी किताब लिखी, उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो उनका जो नाम था मोनार्ड किन्स, जो किन्स एंड थ्योरी इकोनॉमिक्स में आया कि कभी भी काम को जैसा भी हो, इंगेज रखो, पब्लिक को इंगेज रखो, और तब वहां पर धीरे धीरे मनी सप्लाई होना चाहिए। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, कोई एक लाइन में निपट जाने वाली थ्योरी नहीं है। ये इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में की थ्योरी है ये, कि कैसे जो है सो एम्प्लॉयमेंट और माने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उसकी जो रुचियां होती है, और मनी का क्या रिलेशन है, और इसको कैसे डील किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सोनिया गांधी के वक्तव्य को ही देख लें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो पलायन हो रहा था, और पलायन के कारण
भारत के नागर जीवन पर, शहरी जीवन पर, अर्बन लाइफ पर इतना जबरदस्त लोड बढ़ता जा रहा था, जिस लोड को होल्ड करने की जरूरत थी कि जहां पर आदमी है वहीं उसको रोजगार मिले। और इसके लिए इसका इसका लाया गया, क्योंकि शहर भी उस लोड को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। और महात्मा गांधी का नाम तो इसलिए जुड़ा, बाद में जुड़ा, नरेगा पहले था, महात्मा गांधी का नाम बाद में जुड़ा। महात्मा गांधी का नाम इसलिए जुड़ा कि नरेगा जब बना तो इतना पॉपुलर हुआ, पूरी दुनिया के लोगों ने इसे महात्मा गांधी से जोड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी औद्योगिकरण के क्रांति के समय में भी औद्योगिकीकरण के उतने जबरदस्त समर्थक नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को रोजगार उन जहां वो जन्म लेते हैं उनके अपने सॉइल पर ही मिलना चाहिए, सन ऑफ द सॉइल का ही सम्मान होना चाहिए। और औद्योगिकरण क्या करती है, लोगों को एक जगह जमा करती है, संसाधनों कच्चा माल को एक जगह जमा करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिर भेजती है वहां पर। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो एरिया होता है उत्पादन का, गांव जैसे एरिया होते हैं, वो एरिया अपने बुद्धिमानों से, समझदार लोगों से और सक्रिय लोगों से एरिया खाली हो जाता है, तो एक तरह का सुनापन तैयार होता है। तो जो पॉपुलेशन का जो सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एसेट्स हैं, उसको सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही रहना चाहिए। औद्योगिकरण की प्रक्रिया उसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर देती है। गांधी जी की थ्योरी सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ थी जब वो ग्राम स्वराज की बात बोलते थे। और जब राजीव गांधी ने जब इसे पंचायती राज को फिर से ये क्या अवलोकित किया और इस बात को महसूस किया कि दुनिया के लोगों ने जब इसे महात्मा गांधी से पहले दुनिया के लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने जोड़ा, और तब इसका नाम मनरेगा हुआ। मनरेगा नाम बनने की, नरेगा से मनरेगा होने की भी अपनी एक कहानी है। तो राजीव गांधी ने जब पंचायती राज की कल्पना की, क्योंकि उनकी समझ में ये बात आ गई कि भारत में अगर डेमोक्रेसी है तो गांव में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट में हमारा प्रतिनिधि शासन जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो भारत को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक स्वरूप संगठित किया जा सकता है। तो ग्राम सभा की वही स्थिति है जो वहां गांव का होने से ही आप उस सभा में हकदार हो गए। तो ग्राम सभा की वही हैसियत है जो हैसियत भारत में संसद की है, लोकतंत्र की। इनडायरेक्ट में लोक इसकी, और ग्राम सभा डायरेक्ट लोकतंत्र है। और स्थिति जो चुनाव के बाद जो लोग आते हैं उनकी स्थिति कैबिनेट की है, उनकी स्थिति सरकार की तरफ है। और ग्राम पंचायत ही यह फैसला करती है ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर के, आदर्श रूप में और व्यवहारिक रूप में भी। हालांकि इसमें भी बहुत सारे झोल हो सकते हैं, उस पर अलग से बात की जा सकती है। वो ये तय करते हैं कि उनके गांव में किस चीज की जरूरत है। तो उन्हें तालाब पर, जल भराव पर, छोटे छोटी सड़कों पर, छोटे मोटे बांधों पर, और यहाँ तक कि अकाल और बाढ़, इस समय में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, हाड़ी दिहाड़ी बीमारी के समय में लोग खड़े होते हैं। और देखिए ये सिस्टम हमारे कोविड के समय में भी इसकी महत्ता समझ में आ गई। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो किसान होते, जो खेतीहर मजदूर होते हैं, वो सीजन ऑफ सीजन में वो बिल्कुल खाली बैठ जाते हैं। तो उससे जो है सो रोजगार वहां देने का मतलब है कि बेकारी की प्रथा पर रोक लगाना। क्योंकि खाली बैठा मजदूर, हमारे यहाँ कहावत है कि बेकार से बेगार भला, बैठे से कुछ करते रहो। तो लोग उसके श्रम का शोषण करते थे। तो ऑफ सीजन में ये सपोर्ट करता था। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका क्या फायदा, इसका एक फायदा ये था कि जो अधिक शक्तिशाली एक्टिव पार्ट था, यानी कि नौजवान बाहर जाकर के नौकरी कर सकता था। लेकिन 50-55 के उम्र के बाद जाकर के लोग बाहर में नौकरी करें और वहां पर कष्ट करके जीवन बिताएं, कलकत्ता, दिल्ली, बंबई, मद्रास और तमाम शहरों में। तो ये उनके लिए बड़ा कष्टप्रद होता था। महिलाओं के लिए भी बड़ा कष्टप्रद था कि वहां के खर्चे को भी तो साथ में उठाना है। तो ये जो यहाँ रह जाते थे, इनको इससे लाभ मिलता था। मनरेगा में ये ज्वाइंट का जॉब कार्ड होता था, इनको मदद मिलती थी। तो थोड़ी सी आमदनी मनी ऑर्डर से भी आ जाती थी, थोड़ी सी आमदनी यहाँ से भी, और जिंदगी चलती थी, किसी तरह से जिंदगी बसर हो जा रही थी। अब इस पर जब ये लोग लगा देंगे तो ये कृपा पूर्वक जो 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 देते रहते हैं, इससे वो कसर पूरा नहीं, क्योंकि इसके साथ एक आत्मसम्मान का बोध भी जुड़ा हुआ है कि हम अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और जॉब कार्ड बहुत बड़ा इंपावरमेंट है। किसी को आप जॉब कार्ड दिखाइए, मुझे नहीं पता कि आईएएस लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर जितना वैल्यू होता है और अपने मन में जितना संतोष होता है, उससे ज्यादा संतोष जॉब कार्ड होल्डर को मनरेगा के तहत अपना जॉब कार्ड किसी भी अधिकारी के सामने में दिखाने से उनको वो इंपावरमेंट का भी हिस्सा है, वो पहचान का हिस्सा है। कई जगह जॉब कार्ड को स्वीकार किया जाता है। ये ठीक उन्होंने कहा कि 20 साल पहले 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ठीक उन्होंने कहा कि 20 साल पहले इसको लाया गया था। और जिस उत्साह से लाया गया था, उस उत्साह में यह था
कि रूरल इकोनॉमी को उसको जो है तो एक्टिव रखना है। और नहीं तो क्या होगा कि अगर वहां नहीं जाएगा, टिकल डाउन का फेल हो रहा था, उसकी कोई सूचना नहीं थी। आईआरडीपी के प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका था। बहुत सारे लोग अभी नहीं जानते होंगे कि आईआरडीपी क्या था। फुल फॉर्म था उसका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम उस समय में था, तो आईआरडीपी भी फेल कर गया था। उन्हें मतलब पूरा हो गया था, या जो भी हो, एक योजना बहुत दिन तक नहीं चलती है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है हमारे यहाँ कई बार। तो मनरेगा जो आया, इसके साथ क्या हुआ कि इंडिविजुअल्स का नहीं, ये पूरा का पूरा मैंने ग्रुप का एम्पावरमेंट था, मनी एम्पावरमेंट था। और एफएमसीजी के बेस पर जो इकोनॉमी चलती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, कि जो छोटे छोटे खर्चे, जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर की जो चीजें होती है, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया के खर्चे से, तो इसकी पहचान को किया गया। इसको सपोर्ट में लाने के लिए, ये 2005 में किया गया था। आपके ध्यान में होगा कि इसको सपोर्ट में लाने के लिए हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी जैसी संस्थाएं थी, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। रिजर्व रीजनल रूरल बैंक जो थे, वो इसको सपोर्ट करते थे। तो एक रूरल इकोनॉमी का एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। और मनरेगा ने काफी इसमें और धन देने की जरूरत थी, और इसको सुधार करने की जरूरत थी। और जैसे सेल्फ डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इसके लिए जो थ्योरी थी पहले, वो थ्योरी यह अपनाई गई। इसके तहत ये ऑफ सीजन में जो काम होगा, उसको हम लोग बोलते थे कि डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन एंड सेंट्रलाइज मार्केटिंग। लिज्जत सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि प्रोडक्शन अलग अलग जगह पर हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, और कोई एक ब्रांड नेम के तहत इसकी मार्केटिंग कर ले और सब जगह से इसके माल को उठाए। तो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन एंड सेंट्रलाइज मार्केटिंग का थ्योरी काम कर रहा था। अपने अपने घरों में लोग काम कर रहे थे। एक ग्रामीण इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिला था, स्टिमुलस मिला था, जिसको कोरोना ने तो तोड़ दिया। इसके पहले ही टूटना शुरू हो गया था। 2010 के बाद से ही मनमोहन सिंह की सरकार ने अंतिम समय तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें कोशिश की थी कि इसको लगाए, लेकिन जिस ढंग से चीजें शुरू हुई, इसीलिए उस समय में देखिए बैंकिंग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं धनंजय सर, लोगों के ध्यान में होगा उस समय में जो बैंक लोन्स अवेलेबल करा रहे थे लोगों को, प्रोडक्शन लोन, जिस स्टार्टअप का इतना हंगामा कर रहे हैं, इतना हल्ला कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो लोनिंग सिस्टम का, प्रोडक्शन लोन का, अभी तो कंज्यूमर लोन का बहुत चलन हो गया इनके समय में, लेकिन प्रोडक्शन लोन अलग होता है। प्रोडक्शन लोन के लिए बैंकों को कहा गया था कि आप दान ये कीजिए, ऋण दीजिए, वसूली कीजिए। चीजें रास्ते पर आ रही थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने, सबसे बड़ी बात, नोटबंदी के फैसले ने पूरा का पूरा हमारे इसको आधिकारिकता को, इंटाइटलमेंट को लगभग चुनौती दे दी, दरार उसमें डाल दिया, और इकोनॉमिक स्थगित हो गई पूरे देश की। और ये साइक्लिक नहीं, स्ट्रक्चरल आघात लगा देश को इसके। अब बाकी रही सही कसर तो जीएसटी ने पूरी कर दी। कहां से ये बुद्धि आई, क्योंकि इतने लेवल में इतना जीएसटी और इतना, हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर का तो आकार बहुत छोटा है भाई। खाली मनरेगा में 15 करोड़ 13 करोड़ लोग, 14 करोड़ लोग बताते हैं कि ये एम्प्लॉयड थे। कहाँ इतना एम्प्लॉयमेंट था, किसमें? 7 लाख 8 लाख, जबरदस्त सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। अकेले इस स्कीम ने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया कि क्या करना है। आज इनको इसको बंद करते हुए जरा से भी मरहम नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, कोई विवेक नहीं कि इसको करें तो इसका विकल्प हम क्या ला रहे हैं। जी राम जी, नहीं, ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और कांग्रेस ने इसे ठीक ही अपने दिल पे लिया है। तो ये ठीक आघात नहीं लगा है, ये मर्म पर चोट कर गए हैं। जी।